इंसान फितरी तौर पर मुतजस्सिस मखलूक है, लेकिन जितना हम कायनात में मौजूद हर चीज को दरियाफ्त करना चाहते हैं, बस कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें छुपा कर छोड़ना बेहतर है। जैसा कि वो कहते हैं, तजस्सुस ने बली को साए के तजुर्बे से लेकर एक ठंडी तस्वीर तक मार डाला। यहाँ 20 चीजें हैं जो इंसानों को कभी नहीं देखना चाहते थे। नंबर 20, शेडो तजर्बा। अब जरा इस कल्प पर एक नजर डालें। हम एक नकाब पोश आदमी को देखते हैं, यानी लुइस सिल्वैन, एक कैनेडियन माहिर तबीयत। वो एक दीवार के सामने खड़ा है, रोशनी के हमले की तैयारी कर रहा है। ये थर्मल ताबकारी का तजर्बा है। यहाँ क्या हुआ कि ताकतवर और शदीद थर्मल रेडिएशन ने दीवारों और फर्शों पर साए छोड़े, जहाँ अशिया लोगों ने ताबकारी को रोका था। अफसोसनाक बात यह है कि इस तजुर्बे के फौरन बाद लुइस सिल्वैन हलाक हो गए। कुछ का ख्याल है कि यह तजुर्बा उसकी मौत का सबब था, ताहम दूसरों का ख्याल है कि उसकी वजह तजुर्बे से मुताल्लिक नहीं थी। कतनजर यह तजुर्बा वाज़े तौर पर जाहिर करता है कि एटमी हथियार कितने ताकतवर और तबाकुन हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और अभी नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। नंबर 19, सांप का जजीरा। ब्राजील के साहिल से 20 मील दूर एक ऐसा जजीरा है जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए। सांप का जजीरा, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, सांप का जजीरा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक की हैरत अंगेज तादाद का घर है। गोल्डन लैंड हेडपिट वाइपर। अंदाजे मुख्तलिफ हैं, लेकिन कुछ का ख्याल है कि फी मुरब्बा मीटर में 1 से 5 सांप हैं। एक वाज़े तस्वीर पेंट करने के लिए ये अब के उठाए गए हर कदम पर तकरीबन एक यकीनी सांप को देखता है। अब सोच रहे होंगे कि ये सांप यहाँ जजीरे पर कैसे आ गए। ठीक है, हम असल में यकीनी तौर पर नहीं जानते हैं, ताहम सबसे ज्यादा कबूल शुदा नजरिया यह है कि जजीरे पर सांप वहां फंस गए थे। आखिरी बर्फानी दूर 11,000 साल पहले खत्म होने के बाद समंदर के बढ़ते हुए पानी ने सांपों को जजीरे से बाहर जाने से रोक दिया। वक्त गुजरने के साथ जजीरे पर सांप अपने सरजमीन के हम मनसूबों से मुख्तलिफ तरीके से तैयार हुए। तन्हाई और जमीनी शिकार की कमी की वजह से ये सांप ज्यादा जहरीले बनने के लिए ढल गए। परिंदों का शिकार करके उनकी बका को यकीनी बनाना। उनका जहर इतना ताकतवर हो गया कि इंसानी गोश्त को पिघला सकता है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ब्राजील की हुकूमत ने किसी भी ज़ायरीन को जजीरे पर कदम रखने से मना करने का फैसला किया, कुछ साइंसदानों और मुहक्किकीन के लिए चंद मुस्तस्नियात के साथ। लेकिन यहाँ तक कि वो खातिर खा हिफाजती इक़दामात के बगैर बाहर नहीं निकलते। खतरा हकीकी है और वो लोग जो इंतबाह को नज़रअंदाज करने का इंतखाब करते हैं, ठीक है, आइए सिर्फ ये कहते हैं कि वो अपनी जानें अपने हाथ में ले रहे हैं। नंबर 18, गुड़िया का जजीरा। मैक्सिको सिटी में एक जजीरा वाक़ है जिसे इंतहाई खौफनाक मकाम गुड़िया का जजीरा कहा जाता है। कहानी का आगाज डॉन जूलियन सांताना बीरा नामी शख्स से होता है। लेजेंड यह है कि डॉन जूलियन ने एक नौजवान लड़की की लाश दरियाफ्त की जो जजीरे की एक नहर में डूब गई थी। करीब ही इसे एक तैरती हुई गुड़िया मिली जिसके बारे में उसने गुमान किया कि वो मुतवफ़ी लड़की की है। एहतराम और उसकी रूह को मुतमईन करने के लिए इसने गुड़िया को दरख्त पर लटका दिया। डॉन जूलियन को अंधेरे में सरगोशियों, कदमों की आवाजें और परेशान वहेल मछलियों की आवाजें सुनाई देने लगे। अगरचे इसका जजीरा तहजीब से मीलों दूर था, खौफ और फर्ज के एहसास से कारफरमा था। उसने अगले 50 साल मजीद गुड़िया लटकाने में गुजारे। कुछ गुमशुदा आज़ा बेचैन रूह को मुतमईन करने की कोशिश में पैदा होते हैं। उसने कचरे के ढेरों से गुड़िया निकाली और उनके लिए अपनी आबाई पैदावार की तिजारत की। आखिरकार पूरे जजीरे को एक खौफनाक तमाशा में तब्दील कर दिया। अफसोस की बात है कि 2001 में डॉन जूलियन मुर्दा पाए गए। आज भी बहुत से लोग जजीरे का दौरा करते रहते हैं, लेकिन हर बार वो एक ठंडा तजुर्बा लेकर घर लौटते हैं। ज़ायरीन अक्सर गुड़िया की आंखें उनके पीछे आने की बात करते हैं, गुड़िया की एक दूसरे से सरगोशी के बारे में भी, जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि हर गुड़िया मुर्दा लड़की की रूह से पैवस्त है। शक करने वालों का इस्तेदलाल है कि जजीरे की तन्हाई और गुड़िया की बोसीदा हालत ही इस बेचैन एहसास की वाहिद वजूहात हैं जो ज़ायरीन पर काबू पाते। वजह कुछ भी हो, जजीरे की गुड़िया जमीन पर सबसे ज्यादा खौफनाक मकामात में से एक के तौर पर खड़ी है। 17, चेरनोबिल में हाथी का पांव। यहाँ तक कि चेरनोबिल में जौहरी प्लांट की बाक़ियात भी बनी नौ इंसान की पूरी तारीख के बदतरीन जौहरी वाक़ियात की सबसे ज्यादा तबाहकुन याद दहानियों में से एक। जौहरी बाक़ियात का यह हिस्सा हाथी के पांव के नाम से जाना जाता है।
और यह सब कुछ 1986 में चेरनोबिल में होने वाली तबाही से पीछे रह गया था। ये कोरियम का एक मास है, एक इंतहाई ताबकार मादवा जो जौहरी रिएक्टर के ईंधन की सलाखों के पिघलने और साख्ती मवाद के साथ रद्द अमल जाहिर करने से तश्कील पाता है। जैसे रिएक्टर 29 मिनट बर्तन से कंक्रीट और स्टील। उसने पहली बार धमाके के चंद दिन बाद दरियाफ्त किया कि हाथी के पांव से इतनी मोहलिक ताबकारी खारिज होती है कि चंद मिनट भी करीब गुजारने से यकीनी मौत वाक़ई होगी। ये इतना ताबकार था कि इसने हरारत पैदा की और चीरों को ताबकारी की वजह से इसके अर्द गिर्द की हुआ नीली चमक गई। कारकुन इंतहाई खतरात का सामना किए बगैर इस तक नहीं पहुंच सकते थे। यही वजह है कि इब्तदाई तौर पर इलाके के सर्वे के लिए रिमोट कंट्रोल मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। हाथी के पांव की खुरदरी शक्ल और साख्त से मुशाबे इस गांठ की तस्वीर आईने का इस्तेमाल करते हुए ली गई ताकि कैमरे के अमले को उसकी मोहलिक ताबकारी से बराह रास्त नुमाइश से बचा जा सके। इन तस्वीर ने एक ठोस मास, घने और ताबकारी से भरपूर होने का इंकिशाफ किया। बरसों के दौरान हाथी के पांव की रेडियो एक्टिविटी कम हुई है, लेकिन ये अब भी खतरनाक है। आज तक ये माजी में पेश आने वाले एक ऐसे वाक़ये की संगीन याद दहानी बनी हुई है जो नहीं होना चाहिए था। 16 निकोला टेस्ला और ट्रांसमीटर। ये तस्वीर शायद किसी तरमीम शदा चीज की तरह नजर आती है, लेकिन यह हकीकत में निकोला टेस्ला को दिखाती है, जो साइंस की सबसे मशहूर शख्सियत में से एक है। इस तस्वीर में आप निकोला टेस्ला को अपनी इजाद मैग्नेफोनिक ट्रांसमीटर के सामने बैठे देख सकते हैं। जितना खौफनाक लगता है, टेस्ला ने अपने मकसद को अजीम तसव्वुर किया। मूजिद ने इसका तसव्वुर वसी फासलों पर वायरलेस तरीके से बिजली की तरसील के एक जरिया के तौर पर किया। तस्वीर बजात खुद ट्रांसमीटर को एक्शन में दिखाती है, बरकी आर्क्स के साथ जो बिजली के बोल्ट से मशाबहत रखते हैं। अब देखें कि माजी में लोग उन ट्रांसमीटर्स की हिफाजत के बारे में फिक्रमंद थे। लिहाजा लोगों को यह साबित करने के लिए कि इसकी ये इजाद महफूज है, टेस्ला ने खुद उसके सामने बैठने का फैसला किया, क्योंकि वो ये साबित करने में मसरूफ था कि ये बिल्कुल महफूज है और आवाम के लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। टेस्ला का मैग्नेफोनिक ट्रांसमीटर पर काम बुनियादी तौर पर उसकी कोलोराडो स्प्रिंग्स लेबोरेटरी में हुआ। यही न्यूयॉर्क की हलचल वाली गलियों से दूर टेस्ला ने अपने कुछ इंतहाई अहम और बाज़ औकात इंतहाई पुरस्रार तजुर्बात किए थे। 15 आलमी जंग की घोस्ट आर्मी। दूसरी जंग अजीम के हंगामा खेज थिएटर में, जहां हिकमत अमलियों और राजों ने अहम किरदार अदा किया, ये जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले कम मालूम हरबों में से एक। घोस्ट आर्मी, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर 23 हेडक्वार्टर स्पेशल ट्रुप्स के नाम से जाना जाता है, फनकारों, अदाकारों, डिजाइनर्स और साउंड इंजीनियर्स पर मुश्तमिल। उनका मिशन ताकत और हरकत का भरम पैदा करके जर्मन अफवाज को धोखा देना जहां कोई नहीं था। उनके औजार आम फौजी हार्डवेयर नहीं थे, बल्कि इन्फिल्ट्रेबल टैंक, जाली रेडियो ट्रांसमिशन और सौती असरात थे। इस ऑपरेशन के सबसे ज्यादा दिलचस्प पहलुओं में से एक इन्फ्लेटेबल टैंक का इस्तेमाल था। M4 शर्मीन टैंकों की ये रबड़ की नकलें जब फलाई हुई थी तो दूर से काफी हकीकी लगती थीं ताकि जासूसों और जासूसों को धोखा दे सकें। टैंकों के साथ घोस्ट आर्मी ने इन्फ्लेटेबल जीपों और तोपखाने के टुकड़ों का भी इस्तेमाल किया। मकसद ये था कि एक ताकतवर भारी हथियारों से लैस फोर्स का सराब पैदा करना, जर्मनों को अपनी हिकमत अमलियों पर नजरसानी करने और अपने वसाइल को इत्तेहादियों की हकीकी कार्रवाइयों से हटाना था। लेकिन धोखा वहीं नहीं रुका। साउंड इंजीनियर्स को ऐसी रिकॉर्डिंग्स बनाने का काम सौंपा गया था जो टैंकों के चलने, दस्तों की नकलो हरकत और हलचल मचाने वाले फौजी कैंपों के शोर की नकल करते थे। ये आवाजें लाउड स्पीकर्स पर चलाई जाती थीं, जिससे एक अहम मौजूदगी का वहम पैदा होता था। दूसरी तरफ रेडियो ऑपरेटर्स ने जाली पैगामात मुंतकिल किए, जानबूझकर जर्मन इंटरसेप्टर्स को गुमराहकुन मालूमात के टुकड़ों को पकड़ने की इजाजत दी। ये अक्सर दुश्मन को ये यकीन करने पर मजबूर करता था कि अहम फौजी नकलो हरकत हो रही है, जिससे वो स्ट्रेटेजिक गलती करने पर उकसाते। जंग के बाद घोस्ट आर्मी के कारनामों की कई दहाइयों तक दर्जाबंदी की जाती रही। ये सिर्फ हालिया बरसों में है कि हम जीतने के लिए बनाए गए नाकाबिल यकीन मंसूबों को पहचानने में कामयाब हुए हैं। 14 जहन्नम का दरवाजा। बज़ाहिर अबदी शोले के साथ इस बड़े गढ़े को जहन्नम का दरवाजा कहा जाता है, जिसे दरवाजा गैस क्रेटर भी कहा जाता है। ये जहन्नम के दाखिली दरवाजे की तरह नजर आ सकता है, लेकिन यह दरअसल इंसान का बनाया हुआ गढ़ा है। आपने देखा, कहानी यह है कि 1970 की दहाई में तेल के ज़खायर की तलाश में सोवियत माहिरीन अर्जियात गलती से कुदरती गैस से भरे एक केबल में जा गिरे। उनकी ड्रिलिंग रग के नीचे की जमीन मुनहदम हो गई, जिससे तकरीबन 30 मीटर गहरा और 70 मीटर कतर का सुराख हो गया। जहरीली मीथेन गैस के इखराज के बारे में फिक्रमंद माहिर अर्जियात ने गैस को जलाने का फैसला किया, इस उम्मीद पर कि ये चंद हफ्तों में जल जाएगी।
ये देख कर के गड़ा आज तक जल रहा है, उनका हिसाब बहुत गलत था। हैरत की बात यह है कि ये हैरत अंगेज कुदरती अजूबा सालाना बहुत कम सयाह देखते हैं। इस गड़े के चारों तरफ कोई सियाहती सहूलियात नहीं है, सिर्फ बंजर सहरा का वसी और अरीज इलाका है। ज़ायरीन की इस कमी को एक मुल्क के तौर पर तुर्कमेनिस्तान की इंतहाई तन्हाई करार दिया जा सकता है। तन्हाई के मामले में खुफिया शुमाली कोरिया के बाद दूसरे नंबर पर है। गैर मुल्की सयाहों को सिर्फ इस सूरत में दारुल हुकूमत अश्काबाद से बाहर जाने की इजाज़त है जब वो रजिस्टर्ड टूर गाइड के साथ हों। निजता तुर्कमेनिस्तान को सालाना महज 10,000 सयाह आते हैं। इस गड़े की आग को ज़ाती तौर पर देखना जितना नायाब और मुतासिरकुन है, ये मुल्क के लिए एक मुसलसल मसला रहा है, जो आखिरकार गड़े के अंदर मौजूद अंगारे बुझाने का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा है। 13. हवाई जहाज पर टेनिस। रोरिंग 20s में एक ऐसा वक्त जो जंग के बाद के जोशो खरूश और तेज रफ्तार तकनीकी तरक्की से निशानजद हुआ। आइए सिर्फ ये कहते हैं कि इस वक्त लोग खास तौर पर अजीब और अतराफी तौर पर लापरवाह सरगर्मियां करने के लिए ज्यादा खुले थे। आपने देखा 1925 में 2 जुर्रतमंद अफराद गिलिडीज राय और नीवेन अंगर आसमानों पर चढ़ गए, न सिर्फ उड़ने के लिए बल्कि टेनिस का खेल खेलने के लिए। लेकिन यह किसी आम अदालत पर नहीं था, यह हुआ में उड़ने वाले बापलैंड के बाजू पर था। 20वीं सदी के अवाइल में परवाज अभी अपने इब्तिदाई दौर में थी। राइट ब्रदर्स की तारीखी परवाज 2 दहाई कबल हुई थी और हुआबाजी सनसनी के मुतलाशियों, अलंबरदारों और मुहिम जोई का मैदान था। हवाई जहाज आसान, हल्के और आज के हवाई जहाज में जदीद टेक्नोलॉजी और हिफाजती इक़दामात की कमी थी। ऐसी मशीन पर स्टंट करने का सोचना भी न सिर्फ बहादुरी थी बल्कि क्राफ्ट और पायलट में बेमिसाल एतमाद की भी बात की। गिलिडीज राय और नीवेन अंगर दोनों तजुर्बाकार विंग वॉकर्स ने चैलेंज को सर पर उठा लिया। विंग वॉकिंग, जैसा कि नाम से पता चलता है, में फनकार शामिल होते हैं जो हवाई जहाज के दरमियानी परवाज के परों पर करतब करते हैं। ये 1920 की दहाई के दौरान एक मकबूल अगरचे खतरनाक तफरीही मकाम था जिसमें हजारों लोगों का हुजूम था। बापलैंड के बाजू पर टेनिस खेलने का ख्याल इतना ही अहमकाना था जितना ये लगता है। दोनों के पास एक आरजी टेनिस कोर्ट है और दोनों के पास पकड़ने की जगह थी, लेकिन ये अब भी एक नाकाबिल यकीन कारनामा था। जिक्र करने की जरूरत नहीं, ये सबसे पहले लोगों को नहीं करना चाहिए था। लेकिन अरे, ये दोनों कहानी सुनाने के लिए जीते थे, इसलिए मेरा अंदाजा है कि सब अच्छा है जो अच्छी तरह खत्म होता है। नंबर 12, कातिल व्हील्स हंटिंग सेल की टीम। अब कार्रवाई में फितरत के बेहतरीन शिकारियों पर एक नजर डालें। हम अक्सर भूल जाते हैं कि आरकास कितने ताकतवर और हुनरमंद हैं। ताहम आइए सब याद रखें कि आरकास को कातिल वहेल के नाम से जाने की एक वजह है। ये मखलूक सिर्फ समंदर के सबसे ऊपर शिकारी नहीं है, वो जानवरों की बादशाही में सबसे ज़हीन और मरबूत शिकारी भी है। अब देखते हैं, ये मखलूक अक्सर फलियों या ग्रोहों में शिकार करती है। ये फलियां खानदान पर मबनी हो सकती हैं या शिकार के मखसूस मकसद के लिए बनाई जा सकती हैं। इन फलियों के अंदर हर मेंबर का एक किरदार होता है और वो बगैर किसी रुकावट के मिलकर काम करते हैं, एक अच्छी तरह से मरबूत टीम की तरह। सबसे अच्छी तरह से दस्तावेजी शिकार की तकनीकों में से एक जो एओरकस इस्तेमाल करती है वो लहर धोना है। सर्द इलाकों में मोहरें अक्सर बर्फ के बहाव पर आराम करती हैं। इसको तस्लीम करते हुए ऑर्कास मिलकर ऐसी लहरें बनाएंगे जो बर्फ पर धोएं। ये लहरें या तो पानी में महर को दस्तक दे सकती हैं या बर्फ के बहाव को गैर मुस्तहकम कर सकती हैं। महर के लिए अपना तवाजुन बरकरार रखना मुश्किल बना रहा है। पानी में एक बार महर एओरकस के लिए एक आसान हदफ बन जाता है। जितना दिल दहला देने वाला है, यह सिर्फ जंगल में जिंदगी का दायरा है। नंबर 11, डेनिकेल डिप्रेशन। एथियोपिया के शुमाली हिस्से में वाक़े एक ऐसी जमीन की तज़ीम की है जो दूसरी दुनिया में बहुत शदीद है कि ये अपनी ज़ाहिरी शक्ल में तकरीबन मार्शन लगता है। डेनिकेल डिप्रेशन गर्मी, नमक, गंधक और आतिशफिशा की सरगर्मी का एक सी रंग कढ़ाई। ये मकाम जमीन पर सबसे ज्यादा गैर मेहमान जगहों में से एक है। सतह समंदर से 100 मीटर नीचे बैठा ये सैयारे पर सबसे कम और गर्म तरीन मकामात में से एक है। दर्जा हरारत अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। ये 122 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो माहौल को न सिर्फ चैलेंज बनाता है लेकिन तवील इंसानी नुमाइश के लिए मोहलिक। लेकिन झुलसा देने वाले दर्जा हरारत के बावजूद डिप्रेशन रंगों की कुल्लेडस्कोप पर फख्र करता है, मदनियात से भरपूर होने की वजह से। चमकदार पीले गंधक के खेत, सब्ज़ तेजाबी तालाब और वसी सफ़ेद नमक।
इस नाकाबिल मुआफी माहौल को एक और दुनिया के मंजर की तरह दिखाएं। लेकिन यह मंजर देखने में जितना शानदार है, यह तेजाबी तालाब नाकाबिल मुआफी है। दर हकीकत इस जगह का माया इतना तेजाबी है कि यह जिल्द के जरिए जल सकता है, जबकि सल्फर का धुआं सांस लेने पर जहरीला हो सकता है। गैर मुतवक्के बात यह है कि उसकी गैर मेहमान नवाजी के बावजूद डेनिकेल डिप्रेशन जिंदगी से मुकम्मल तौर पर खाली नहीं है। कुछ इंतहाई नफीस माइक्रोजिज्म उसके सख्त हालात में परवान चढ़ते हैं। मजीद बरा मकामी लोग शदीद गर्मी का मुकाबला करते हुए वसी फ्लेटों से नमक निकालते हैं। एक कदीम रवायत को लेकर नस्ल दर नस्ल गुजरी है। 10 बख्तरबंद कार हाथी के भेस में इन्फ्लेटेबल टैंकों से यहाँ एक और जंगी हरबा है जो बहुत कम मालूम है। यहाँ अब हाथियों के भेस में बख्तरबंद कारें देख सकते हैं। आपने देखा कि यह हरबा हिंदुस्तान में अंग्रेजों के दौर में इस्तेमाल हुआ था। बरतानवी राज 1858 से 1947 तक बराह रास्त बरतानवी हुक्मरानी का दौर था। बरसगीर पाक व हिंद पर यह दौर ताउन और तसादुम की तरफ से निशान जद किया गया था। जैसा कि अंग्रेजों ने बेशुमार सकाफतों रवायात के साथ एक वसी और मुतनव्वे जमीन को कंट्रोल करने की कोशिश की और मुजाहमती तहरीकें फौज हिंदुस्तान में बरतानवी कंट्रोल की बुनियाद थी। अंदरूनी बगावतों को रोकने के अलावा बरतानवी अफवाज को बैरूनी खतरात से भी होशियार रहना पड़ा। 20वीं सदी के अवाइल तक एक खतरा शुमाली सरहदों से था, खास तौर पर रूसी सल्तनत के उरूज के साथ। दी ग्रेट गेम बरतानवी और रूसी सल्तनतों के दरमियान सियासी और सिफारती तसादुम वस्ती एशिया में हिंदुस्तान की सरहदों के दिफा को अव्वलीन तरजीह बनाया। हिंदुस्तान में हाथियों की अहमियत और तज़ीम को देखते हुए वो मुख्तलिफ तकरीबात, जुलूसों और यहाँ तक कि कुछ मकामी जंगों का लाजमी हिस्सा थे। फौजी गाड़ियों का भेस बदलकर उन शानदार दरिंदों ने उन्हें छुपाने में मदद की, उन पर घूमने फिरने को कम नुमायां बनाना। और क्या बात है, चूंकि हाथी मानूस और काबिल एहतराम थे, इलाके के मकामी लोगों को उन पर फौरी तौर पर कम शक था और उन्हें छोड़ दिया। नौ आयरन मैन डाइविंग सूट 20वीं सदी के अवाइल में कैप्टन एनोस बी पीटी ने तैयार किया। आयरन मैन डाइविंग अपरेटस को गोताखोरों को मजीद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया था, उस वक्त मियारी कैनवस डाइविंग सूट के मुकाबले में। ताहम आज के दौर में इस पुराने कंट्रापेशन को देखकर आंखें जरूर खुल जाती हैं। सूट मुकम्मल तौर पर धात से बना एक मुसल्लत नजर था। ये वाज़ेह था, जिसका मतलब है कि इसमें हरकत पजीर जोड़ थे। पानी के अंदर रहते हुए गोताखोर लचक दिखा रहा है, लेकिन यह ज्यादा नहीं था। मैं आपको यह बता सकता हूं, इसमें मुर्द के लिए पॉर्थविल्स के साथ ज्यादा मुरब्बा डिजाइन था। इस दौर के दीगर डाइविंग सूट की तरह आयरन मैन अपरेटस को सतह पर जोड़ा गया था। गोताखोर की ऑक्सीजन की फराहमी के लिए हुआ की नली पर इन्हिसार करना। अब सूट का वजन और सख्ती इसका फायदा और नुकसान था। अब देखते हैं, एक तरफ धात की तामीर ने बढ़ती हुई तहफ़्फ़ुज़ की पेशकश की, पानी के अंदर के खतरात के खिलाफ, जैसे तेज अशिया, नामुमकिना तौर पर जारहाना समंदरी जानवर। दूसरी तरफ सूट के वजन और महदूद लचक ने उसे बोझल बना दिया। गोताखोर की नकलो हरकत को मुमकिना तौर पर महदूद करना और हंगामी हालात के दौरान फंस जाने या मुश्किलात का सामना करने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको माजी में ऐसा करने का मौका मिलता तो क्या आप इस सूट को आजमाते? मुझे नीचे तबसरों में बताएं। 8 टोबी 2 नाक वाला कुत्ता। नहीं, ये कुत्ता अत्रियोरत्ती नहीं है और इस वीडियो में भी तरमीम नहीं की गई है। आप टोबी को देख रहे हैं, 2 नाक वाला कुत्ता। आप देखते हैं, जितना वो अजीब लगता है, खास तौर पर अगर आप उसे पहली बार देख रहे हैं। टोबी बिल्कुल किसी दूसरे कुत्ते की तरह है, सिवाय इसकी इजाफी नाक के। साइंसी तौर पर कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो कुदरती तौर पर 2 नाकों के साथ पैदा होते हैं। तकसीम नाक के तौर पर भी जाना जाता है। यह खुसूसियत चंद नायाब नस्लों और कुत्तों के इनफरादी मामलात में देखी जा सकती है। इस खासियत की नुमाइश करने वाली सबसे मशहूर नस्लों में से एक तिब्बती मस्फ है। ताहम ये इंडियन टाइगर हाउनेड है, जिसे कभी कभी डबल नाक वाला इंडियन टाइगर हाउनेड कहा जाता है। ये इस मुनफरिद खुसूसियत के लिए पोस्टर चाइल्ड है। इंडीज में शुरू होने वाली इस नस्ल को मुबैना तौर पर उसकी सूंघने की शदीद हिस्स की वजह से शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ का ख्याल है कि फटी हुई नाक खुशबू लेने की बेहतर सलाहियत फराहम करती है, लेकिन यह नजरिया किस्सा पारीना है और साइंसी तौर पर साबित नहीं हुआ है। तारीखी रिकॉर्ड और अकाउंट्स ने सदियों से 2 नाक वाले कुत्तों के वजूद का जिक्र किया है। 20वीं सदी के अवाइल में मुतलाशी और मुसाफिर दूर दराज इलाकों से सफर करते हुए
ऐसे कुत्तों के देखने की इत्तिला दी। एक बरतानवी एक्सप्लोरर कर्नल पर्सी फाविस्ट ने जनूबी अमेरिका में 2 नाक वाले कुत्तों का सामना करने के बारे में लिखा। 1900 की दहाई के अवाइल में अपनी एक मुहिम के दौरान इस तकसीम नाक खसलत के पीछे जीनियाती वजूहात आज तक नामालूम है, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके बाद एक कुत्ता है, इजाफी ना का नहीं। नंबर 7, पानी के अंदर एटमी तजर्बा। जी हाँ, अपने अभी पानी के अंदर एक धमाका देखा है। ये सर्द जंग के दौरान बुनियादी तौर पर अमेरिका की तरफ से किए गए बहुत से टेस्टों में से एक है। इस वक्त बहुत से ममालिक एक दूसरे के खिलाफ अपनी जौहरी सलाहियत और पेशरफ्त का मुजाहरा कर रहे थे। इन धमाकों के लिए सबसे ज्यादा काबिल जिक्र मकामात में से एक जज़ायर मार्शल में बिकनी इटूल था। पानियों ने ऐसे धमाकों का मुशाहिदा किया जिसने शदीद झटकों की लहरें पैदा की। करीबी समंदरी हयात को फौरी तौर पर खत्म करना। मुशाहिदे के मकासद के लिए धमाके वाले इलाकों के करीब जानबूझकर लंगर अंदाज होने वाले जहाज ऊंची लहरों की लपेट में आ गए। जौहरी कुव्वत की सरासर ताकत की वजाहत करना। ताहम फौरी तौर पर तबाही सिर्फ आइसबर्ग का सिरा था। ब्लास्ट जोन के आसपास का पानी शुआज़दा हो गया, जिसके नतीजे में ताबकार बारिश के नाम से जाना जाने वाला रुझान पैदा हुआ। इस आलूदा बारिश ने करीबी इलाकों के लिए एक अहम खतरा लाहिक किया। जमीन और समंदर दोनों को मुतासिर करता है। जैसा कि ये ताबकार पानी समंदर के साथ मिल गया, समंदरी माहौलियाती निज़ाम को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। सबसे छोटे प्लैंक्टन से लेकर बड़े शिकारियों तक। ताबकार मवाद फूड चीन में दाखिल हो गया, जिससे माहौलियाती नताइज की झड़प हुई। उसका नतीजा समुद्री जिंदगी पर नहीं रुका। टेस्ट के मकामात के करीब रहने वाली कम्युनिटीज, खास तौर पर बहरुल काहिल के इलाके में सेहत के लिए खतरनाक खदशात की इत्तला देना शुरू कर दी। ताबकारी से पैदा होने वाली बीमारियों जैसे कैंसर और पैदाइशी बेज़ाब्तिगियों के केसेस में इजाफा हुआ। जिस जमीन को उन्होंने घर कहा, वो ताबकारी से सैर होकर खामोश खतरा बन गया। मकामी आबादियों की दिल दहला देने वाली नकल मकानी का बाइस बनती है। आज तक हम एटमी धमाकों के नतीजे में परेशान हैं। तारीख में एक ऐसा वक्त जिसकी हमें पूरी उम्मीद है कि कभी नहीं दोहराया जाएगा। 6. एलिगेटर हाई जंप। अब मगरमच्छ को अक्सर मगरमच्छों से कमतर देखा जाता है, लेकिन यह सिर्फ आपका जहन बदल सकता है। आपने देखा, इन मखलूकात में पानी से अमूदी तौर पर अपने आप को लॉन्च करने की हैरत अंगेज सलाहियत है, जब तक कि उनके पास काफी हौसला अफजाई हो। यानी एक औसत बालिग मगरमच्छ अपनी ताकतवर दम को इस्तेमाल करते हुए अपने जिस्म की तकरीबन निस्फ लंबाई को पानी से बाहर निकाल सकता है। तकरीबन 10 फुट की पैमाइश करने वाले मगरमच्छ के लिए इसका मतलब है कि यह मुमकिना तौर पर तकरीबन 4 से 5 फुट ऊपर कूद सकता है। यह जबरदस्त छलांग ये जाहिर करती है कि मगरमच्छ कितना ताकतवर है। ठीक है, यह हैरत की बात नहीं है कि इस मखलूक की दम तकरीबन 80% पट्टों पर मुश्तमिल है। छलांग लगाने की उनकी हैरत अंगेज सलाहियत के अलावा उन रेंगने वाले जानवरों को आसानी से सबसे ऊपर शिकारी समझा जाता है, उनकी गैर मामूली शिकार की सलाहियत और ताकतवर काटने की वजह से। लिहाजा अगर आप कभी भी जंगल में कोई मगरमच्छ देखें तो अगली बार इस वीडियो को याद रखें। 5. एक चौड़ियल। ये किसी ड्रोनी फिल्म के मंजर की तरह लग सकता है, लेकिन इस वीडियो के पीछे का सियाको सबाक बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज्यादातर फोरम्स में इस चुड़ैल को कहा जाता है कि वो एक दूसरी औरत को अपने साथ घसीट रही है, क्योंकि वो एक इमारत को बड़े पैमाने पर तराजू करती है। अब कुछ तारीखी तनाजुर के लिए। एक वक्त था जब चुड़ैलों के गैर माकूल खौफ ने यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया। हजारों लोग चुड़ैलों के तौर पर गलत इल्जाम लगाने की वजह से हलाक हो गए और कुछ अरसे तक यह खौफ बरकरार रहा। यूरोपी जादूगरनी की ऊंचाई 15वीं और 18वीं सदी के दरमियान गैर महफूज थी। ये वो दौर था जब मुआशरती उथल पथल, मजहबी तनाज़ात और फितरी मुजाहिर की समझ में कमी ने एक गैर मुस्तहकम माहौल पैदा कर दिया था। जादू टोने के इल्जामात गैर वाज़े वाक़यात, जाती रंजिशों और मुआशरती बुराइयों के लिए कुर्बानी का बकरा बन गए। इससे पत्ता। शायद इस तरह की साइट ने इस वक्त लोगों को सख्त इक़दामात करने पर मजबूर किया जिसे आज के वक्त में हम में से अक्सर इंतहाई जालिमाना और गैर इंसानी तसव्वुर करेंगे। 4. सीक डस। नहीं, इस वीडियो में कोई डिजिटल हीरा फेरी शामिल नहीं है। अब जिस चीज को देख रहे हैं वो सीक डस है, जो कि इंसान की सबसे ज़हीन तख्लीकात में से एक है। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। ये खैमा जंग में इस्तेमाल होने का ज्यादा इम्कान है, लेकिन खुशकिस्मती से इसकी तरक्की का मकसद कुछ ज्यादा ही मासूम है। ये शिकारियों के लिए है जो स्टील्थ को बरकरार रखते हुए बेमिसाल मुर्त पेश करने के लिए डिजाइन किया गया है।
R180 का मकसद रिवायती शिकारी ब्लाइंड्स को तब्दील करना है जो छोटी खिड़कियों और सुराखों पर इन्हिसार करते हैं। रिवायती के बरक्स राइनो ब्लाइंड R180 शिकारियों को बाहर से वाज़े तौर पर देखने की इजाजत देता है, जबकि बाहर से हासिल करने के लिए अमली तौर पर पोशीदा रहता है। 3. मिक्की माउस क्लब हाउस। मैं जानता हूं कि अब क्या सोच रहे हैं। यह तस्वीर किसी के डरावने ख्वाब का स्क्रीनशॉट लगता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मिक्की माउस इतना परेशान कुन और खौफनाक नजर आ सकता है। मुझे यकीन है कि इस तस्वीर का खौफनाक माहौल सिर्फ सियाह और सफेद फिल्टर की वजह से है। ताहम खौफनाक मिक्की माउस मास्क पहने हुए हजारों लोगों को देखकर अब भी कुछ नाकाबिल यकीन हद तक खौफनाक है। ये एक डिस्टोपियन कायनात से बाहर कुछ की तरह लगता है। असल मिक्की माउस क्लब का आगाज 1950 की दहाई में बच्चों के लिए एक टेलीविजन के मुख्तलिफ शो के तौर पर हुआ था। ताहम इससे पहले मिक्की माउस पहले ही सकाफती आइकॉन के तौर पर अपनी हैसियत को मुस्तहकम कर चुके थे। 1928 में कार्टून के स्टीम बोट वली के साथ स्क्रीन पर कदम रखने के बाद मिक्की माउस ने तेजी से दुनिया भर के सामीन के दिलों पर कब्जा कर लिया। इसकी मकबूलियत फट गई और मिक्की माउस एक मुजाहिर बन गया। 1930 की दहाई के अवाइल तक थिएटरों ने मिक्की माउस क्लब की मेजबानी शुरू कर दी, जहां बच्चे कार्टून किरदार के गिर्द मरकूज खुसूसी तकरीबात के लिए जमा होते थे। इन इज्तिमाआत में बाज औकात मिक्की माउस मास्क का कान पहनना शामिल होता है, जो कुछ लोगों के लिए प्यारा लग सकता है, लेकिन ठीक है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। यह भी बहुत अजीब हो सकता है। 2. फौजी हिरासती कैंपों को देख रहे हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद जब जलावतनी के कैंपों में इर्तिकाज की हौलनाकियों की मुकम्मल हद तक वसी पैमाने पर मालूम हो गया, कई जर्मन फौजियों को उन खौफनाक कार्रवाइयों का सामना करने के लिए बनाया गया जो उन्होंने यहूदियों के खिलाफ किए थे। उनके रद्द अमल की बुनियाद पर यह देखना कि हिरासती कैंपों में वाकई क्या हो रहा है एक जागने की काल थी, और शायद इंसानियत की उन्हीं पर टांगें जो वो छोड़ गए थे। लेकिन अब देखते हैं, आइए होलोकॉस्ट को एक बड़े नुक्ता नजर से देखते हैं। जबकि यहूदियों की मुनज़्ज़म तबाही नाजी पॉलिसी का एक अहम जिज़्व था, दूसरी जंग अजीम की मुताद्दिद पेचीदा वजूहात थीं और ये सिर्फ यहूदियों के खात्मे से मुताल्लिक नहीं थी। कौम परस्ती, इलाकाई तनाज़ात, माशी बदहाली, ये सब जंग का हिस्सा थे। ताहम कोई भी चीज़ कभी भी इस बात का जवाब पेश नहीं कर सकती कि यहूदियों को क्या तकलीफ हुई थी। और अब वक्त आ गया है आज के मौजू का। अब ये वो चीज़ है जो इंसानों को देखने के लिए नहीं थी। ये तस्वीर मुबैना तौर पर एक तारीखी आर्काइव में मिली थी। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये एक लनती तस्वीर है, दूसरी जंग अजीम के दौरान लिए गए पहले चंद में से एक। जिस जगह पर यह तस्वीर ली गई थी वो मुबैना तौर पर लनती थी और इस इलाके में हाल ही में होने वाले एक हादसे में मरने वाले लोगों के गजबनाक रूहों से भरी हुई थी। इस दावे की तस्दीक नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत से लोग इस तस्वीर की सदाकत पर यकीन रखते हैं। दरहकीकत कुछ का दावा है कि बहुत से लोग जिन्होंने इस तस्वीर को इंटरनेट फोरम्स में देखा वो उसे देखकर नाकाबिल यकीन हद तक बेचैन महसूस हुए। ठीक है, मैं यकीनी तौर पर इस तस्वीर से बहुत परेशान हूँ। आपके बारे में क्या ख्याल है? नंबर 1, अटारी का दोबारा जायजा लेना। हो सकता है कि यह तस्वीर कुछ मामूली नजर आए, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा नहीं है। ये मिस्टर ओटो फ्रैंक की तस्वीर है जो एम्स्टर्डम में सीक्रेट एनिकिस के अटारी में अकेले खड़े हैं। आप एन फ्रैंक के नाम से वाकिफ होंगे, वो नौजवान लड़की जिसकी डायरी शाये हुई थी। ये इस वक्त लिखा गया था जब उसका खानदान जर्मनों से छुपाने के लिए अटारी में छुपा हुआ था। अफसोस की बात यह है कि ओटो फ्रैंक ही होलोकॉस्ट से बचने वाले थे। अगस्त 1944 में गिरोह को धोखा देने और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें हिरासती और कत्ल आम के कैंपों में जलावतन कर दिया गया। एन और उसकी बहन मार्गरेट कैंपों की आज़ादी से चंद हफ्ते कबल बर्गेन बेल्सन में हलाक हो गए। इनकी वालिदा एडिथ फ्रैंक का इशुट्स में इंतकाल हो गया। जंग के बाद ओटो की एम्स्टर्डम वापसी पर इसका सामना अपने खानदान की किस्मत की एक दिल दहला देने वाली हकीकत से हुआ। इसी अरसे के दौरान उसे एन की डायरी सौंपी गई थी जो माप गेस के अटारी से मिली थी, इन बहादुर अफराद में से एक जिन्होंने छुपने के दौरान खानदान की मदद की थी। और आज हम एन फ्रैंक की मुख्तसर और अलमनाक जिंदगी को उसकी लिखी हुई डायरी पढ़कर ही इज्जत दे सकते हैं। अब अगर आपने इसे पढ़ा नहीं है तो आप एन फ्रैंक की डायरी उठाना चाहेंगे। अगर आप फिक्रमंद हैं कि यह छोटी लड़की की राजदारी पर हमला कर रहा है, ठीक है, मैं आपको बताता चलूं कि एन चाहती थी कि इसकी डायरी दुनिया पढ़े। अगरचे मैं आपको मशवरा दूंगा कि आगे के दर्दनाक और आंखें खोलने वाले सफर के लिए टिश्यूज के साथ तैयार रहें। इनमें से किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया?
मुझे नीचे तबसरों में बताएं। और अगर आपको लगता है कि हमसे कोई चीज छूट गई है तो बिला झिझक इसका इश्तिराक भी करें। इसके अलावा अभी स्क्रीन पर जाहिर होने वाली हमारी दूसरी उम्दा चीजें देखें और मैं आपको अगली वीडियो में देखूंगा।